सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सोचिए 1910 में लिखी गई थी, अर्नोल्ड बेनेट की हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे। और कमाल की बात यह है कि इसकी बातें आज भी शायद पहले से ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बेनेट क्या कहना चाहते थे कि ये जो हमें दिन के 24 घंटे मिलते हैं, हाँ उनमें सिर्फ जैसे तैसे गुजारा करने के बजाय हम असल में जी कैसे सकते हैं। सही। ये किताब उसी एहसास को पकड़ती है जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं कि भाई वक्त भागा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और हम शायद वो सब नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं। और एक सवाल जो बेनेट उठाते हैं वो मुझे बड़ा सही लगा कि क्या हम रोज की जरूरतें पूरी करने के अलावा कुछ और भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बेनेट का जो मूल तर्क है वो बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि हम सबके पास हर रोज 24 घंटे का एक क्या कहते हैं दैनिक चमत्कार आता है। दैनिक चमत्कार, वाह। हाँ। और समस्या ये नहीं कि हमारे पास टाइम कम है, समस्या ये है कि हम इस चमत्कार को पहचानते नहीं या फिर इसका इस्तेमाल करने का हमारा तरीका ही बुनियादी तौर पर गलत है। चलिए इसी दैनिक चमत्कार वाले आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। बेनेट ने पैसे और समय की एक बड़ी तीखी तुलना की है। हाँ, वो कमाल की तुलना है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर कोई अपने पैसे ठीक से मैनेज नहीं करता तो हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि भाई आदमी पैसे बर्बाद कर रहा है। हाँ, आलोचना करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने समय को बर्बाद करते हैं जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है और जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, हाँ, ये तो है, तो उस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। पैसा खो जाए, आप शायद वापस कमा लें। हाँ। लेकिन बीता हुआ 1 घंटा वो तो हमेशा के लिए गया है। यही बेनेट का पहला एक तरह से झटका है कि समय के कुप्रबंधन को गंभीरता से लीजिए। और ये दैनिक चमत्कार, इसका मतलब यही है कि हर सुबह बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसे ताजे 24 घंटे मिलते हैं। एकदम। इसे कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिल गया किसी को कम। ना आप इसे बचा कर रख सकते हैं कि चलो कल ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, ना भविष्य से उधार ले सकते हैं। ये हर रोज सुबह मिलता है और रात तक इस्तेमाल करना होता है। ये एक जबरदस्त बराबरी वाली बात है। तो समस्या समय की कमी नहीं है। नहीं, समस्या ये है कि हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं अरे जब थोड़ा और टाइम मिलेगा ना तब मैं ये करूंगा या वो पढ़ूंगा। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, जब टाइम मिलेगा तब। लेकिन बेनेट कहते हैं कि ये और टाइम कभी नहीं आता। अच्छा। ये एक छलावा है। हमारे पास हमेशा उतने ही 24 घंटे होते हैं। तो असली मुद्दा क्या है फिर? हाँ, क्या है? असली मुद्दा है हमारा नजरिया। बेनेट के हिसाब से जो आम इंसान है वो अपने काम के घंटों को ही अपना दिन समझ लेता है। जैसे सुबह 10 से शाम 6। हाँ, मान लीजिए 10 से 6 तो बस यही दिन है। बाकी के जो 16 घंटे हैं वो कहाँ गए? वो जैसे दिन शुरू होने की तैयारी में निकल गए, या दिन खत्म होने के बाद के जो छोटे मोटे काम हैं उनमें, या थकान उतारने में। तो जीवन का 2/3 हिस्सा एक तरह से नजरअंदाज हो रहा है। बिल्कुल। सोचिए, लगभग 16 घंटे। बेनेट कहते हैं ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम लगभग महत्वहीन मान लेते हैं। और ये 16 घंटे बर्बाद कैसे होते हैं? आपने कहा तैयारी में, थकान में। हाँ, और जैसे काम पर आना जाना, अक्सर उस वक्त दिमाग बिल्कुल खाली होता है या बस यूं ही कुछ सोच रहे होते हैं। सही। ट्रेन का इंतजार करना, बस का इंतजार करना, फिर शाम को घर आकर थकान का बहाना तो होता ही है। हाँ, वो तो होता ही है। और फिर वक्त कैसे निकलता है? थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी बातचीत, शायद टीवी देख लिया या कुछ हल्का फुल्का पढ़ लिया, और फिर सोने का टाइम। हाँ, और फिर सोने की तैयारी। तो बेनेट कहते हैं ये असल में जीना नहीं है, ये बस वक्त काटना है। तो ये तो हुई समस्या की बात। अब बेनेट इसका हल क्या बताते हैं? ये कोई सिंपल टाइम मैनेजमेंट टिप तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये नजरिए में एक तरह से कहें तो क्रांति लाने जैसा है। क्रांति कैसे? बेनेट का सुझाव है एक दिन के भीतर दिन बनाइए। दिन के भीतर दिन? मतलब ये कि अपना असली ध्यान, अपना फोकस उन 16 घंटों पर लगाइए जो आपके काम के समय के बाहर हैं। अच्छा, जैसे शाम 6 से अगली सुबह 10 बजे तक। हाँ, उदाहरण के लिए इसे अपना असली जीवन मानिए, आत्म सुधार का, कुछ सीखने का, अपने आप को बेहतर बनाने का समय। लेकिन एक सवाल मन में आता है। लोग सोच सकते हैं कि भाई अगर शाम को भी दिमागी मेहनत करेंगे तो अगले दिन ऑफिस के लिए थक नहीं जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है और बेनेट इसे सीधे सीधे चुनौती देते हैं। अच्छा। उनका तर्क बड़ा दिलचस्प है।
वो कहते हैं कि दिमाग को सिर्फ आराम नहीं चाहिए, उसे चाहिए बदलाव। बदलाव, ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप एक तरह की मानसिक गतिविधि से थक गए हैं, मान लीजिए ऑफिस के काम से, तो दूसरी तरह की मानसिक गतिविधि जैसे कुछ पढ़ना या किसी कला के बारे में जानना या चिंतन करना, वो आपको असल में ताजगी दे सकती है। अच्छा, मतलब थकान मिटाने के लिए और दिमागी काम। हाँ, पर अलग तरह का। जैसे शारीरिक काम करने के बाद आप बैठकर पढ़ते हैं तो आराम मिलता है ना। हाँ, वो तो है। बस वैसे ही बेनेट का दावा है कि इस अतिरिक्त समय का अगर सही और केंद्रित इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी अगले दिन की काम की ऊर्जा और क्षमता को कम नहीं करेगा, बल्कि बढ़ाएगा। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। पर इसे अमल में कैसे लाएं? क्या रोज घंटों का कोई भारी भरकम कार्यक्रम बनाना पड़ेगा? नहीं, और यहीं पे बेनेट बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई छोटी शुरुआत करो। छोटी शुरुआत। हाँ, ऐसी कोई बहुत बड़ी योजना मत बनाओ जो पहले हफ्ते में ही दम तोड़ दे। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा। बिल्कुल। तो उनका सुझाव है हफ्ते में सिर्फ 3 शामें चुन लो और हर शाम सिर्फ 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। बस 1.5 घंटा हफ्ते में 3 बार? हाँ, सिर्फ 7.5 घंटे प्रति हफ्ता। और ये समय किसी एक चुने हुए लगातार मानसिक प्रयास वाले काम के लिए समर्पित करो। हफ्ते में सिर्फ 7.5 घंटे। क्या इतने कम समय से वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? ये थोड़ा कम नहीं लग रहा? देखने में कम लगता है, लेकिन बेनेट का यही मुख्य तर्क है। वो इसकी तुलना करते हैं शारीरिक व्यायाम से। अच्छा। जैसे आप रोज थोड़ा सा व्यायाम करते हैं तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है ना। हाँ, पड़ता है। वैसे ही ये केंद्रित 7.5 घंटे अगर गहराई से और नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाएं, तो ये पूरे हफ्ते की आपकी मानसिक ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। कुंजी गहराई में है और नियमितता में, घंटों की संख्या में नहीं। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। ये एक चिंगारी की तरह है जो पूरे इंजन को स्टार्ट कर सकती है। और उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि भाई हम तो शाम तक सचमुच इतने थक जाते हैं कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचती? हाँ, बेनेट उन्हें भी नहीं छोड़ते। वो इसे भी एड्रेस करते हैं। क्या कहते हैं वो? पहली बात तो वो थोड़ी सख्ती से कहते हैं कि अगर आपका काम आपको रोजाना बिल्कुल निचोड़ देता है तो शायद आपके जीवन का संतुलन ही बिगड़ा हुआ है। किसी की सारी ऊर्जा सिर्फ रोजी रोटी कमाने में ही खत्म नहीं हो जानी चाहिए। ये जीने का सही तरीका नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकल समाधान भी देते हैं। अगर थकान वाकई एक बड़ा मुद्दा है तो उनका सुझाव है सुबह जल्दी उठो। सुबह काम से पहले? हाँ, अपना ये जो आत्म सुधार का काम है इसे सुबह करो, ऑफिस जाने से पहले। बेनेट का मानना था कि सुबह का 1 घंटा शाम के 2 घंटों से ज्यादा असरदार हो सकता है। अच्छा। और इसके लिए वो छोटी छोटी टिप्स भी देते हैं, जैसे सुबह की चाय खुद बनाना सीख लो ताकि किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे बेनेट। बिल्कुल। तो ठीक है, मान लिया हमने समय निकाल लिया, या तो शाम को या सुबह जल्दी उठकर। मान लीजिए हफ्ते के वो 7.5 घंटे हमारे पास हैं। अब सवाल यह है कि इस समय का करें क्या? क्या बस कुछ भी पढ़ लें या कोई भी हॉबी पकड़ लें? नहीं, यहाँ भी बेनेट का नजरिया बहुत स्पष्ट है। उनका उद्देश्य सिर्फ टाइम पास करना या व्यस्त रहना नहीं है। तो क्या है? उनकी पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता है मन पर नियंत्रण साधना। मन पर नियंत्रण? हाँ, वो कहते हैं कि जैसे आप सुबह काम पर जा रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन या बस में, अक्सर लोग उस समय या तो अखबार पढ़ते हैं या बस खाली ख्यालों में खोए रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बेनेट कहते हैं इस समय का इस्तेमाल करो एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए। एकाग्रता उस भीड़ में, सफर में, ये कैसे होगा? बेनेट मानते हैं कि ये सीखा जा सकता है। जैसे आप जिम में मांसपेशी को ट्रेन करते हैं ना, हाँ, वैसे ही मन को भी साधा जा सकता है। शुरू में मुश्किल होगी, मन भटकेगा, लेकिन दृढ़ता से उसे बार बार अपने चुने हुए विषय पर वापस लाना होगा। किस तरह के विषय पर? वो सुझाव देते हैं कि किसी गंभीर लेकिन व्यवहारिक चीज पर ध्यान लगाएं, जैसे मार्कस ऑरेलियस या एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों के विचार, कुछ ऐसा जो जीवन जीने में मदद करे। उनका मानना है कि बिना एकाग्र मन के जीवन को सार्थक दिशा देना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, मन पर नियंत्रण। इसके बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम है आत्मचिंतन। वो पुरानी कहावत है ना, मनुष्य स्वयं को जानो। हाँ, सुना है। बेनेट के लिए ये सिर्फ कहावत नहीं, असल में खुशी की कुंजी है।
उनका मानना है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से या सुखों के पीछे भागने से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? वो मिलती है अपने तर्क को विकसित करने से और अपने व्यवहार को अपने सिद्धांतों के साथ मिलाने से। अपने आप को जानना। हाँ, इसके लिए वो शाम को घर लौटते समय का जो सफर है उसे इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। ईमानदारी से सोचिए कि आज दिन भर आपने क्या किया, क्या सोचा, आपके इरादे क्या थे, क्या आप वैसा ही जी रहे हैं जैसा आप मानते हैं कि जीना चाहिए। ये तो काफी गहरा आत्मविश्लेषण हो गया। सुनने में थोड़ा भारी भी लग सकता है। शायद शुरू में लगे, लेकिन बेनेट इसे बहुत जरूरी मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ज्यादातर असंतोष इसी वजह से होता है जो हम मानते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच की खाई से। जब हम इस पर सोचेंगे तभी तो उस खाई को पाट पाएंगे। सही बात है। इसके बाद वो जो शाम के बचाए हुए 90 मिनट हैं, उनके लिए बेनेट कुछ खास दिशाएं सुझाते हैं और इनका लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक विकास है। अच्छा, वो क्या दिशाएं हैं? पहला, कलाओं की गहरी समझ विकसित करना, और इसमें सिर्फ साहित्य पढ़ना ही नहीं आता। तो और क्या? अगर किसी को पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं है तो वो संगीत की संरचना को समझने की कोशिश कर सकता है, या किसी पेंटिंग को देखकर सिर्फ ये नहीं कि अच्छी है बल्कि उसकी तकनीक, उसके पीछे के विचार को समझने की कोशिश कर सकता है। वास्तुकला के सिद्धांत जान सकता है। मतलब कलाकार बनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुद्दा है सराहना करना सीखना, सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से। बेनेट कहते हैं इससे दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। दिलचस्प। और दूसरा क्षेत्र क्या है? दूसरा है कारण और प्रभाव को समझना, चीजों के पीछे का क्यों जानना। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे विज्ञान? हाँ, विज्ञान भी, इतिहास भी, समाजशास्त्र भी। मतलब ये दुनिया कैसे काम करती है, चीजें ऐसी क्यों हैं जैसी वो हैं, ये जानने की कोशिश करना। इससे क्या फायदा होगा? बेनेट कहते हैं कि इससे सबसे उबाऊ लगने वाला काम भी दिलचस्प बन सकता है। जैसे? उन्होंने उदाहरण दिया है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, अगर वो सिर्फ सौदे करने के बजाय ये समझने की कोशिश करे कि शहर में जमीन की कीमतें क्यों घटती बढ़ती हैं, उसके पीछे क्या आर्थिक और सामाजिक कारण है, तो उसका काम कितना ज्ञानवर्धक हो जाएगा। हाँ, ये तो है। या कोई बैंक क्लर्क है, वो बैंकिंग के इतिहास और सिद्धांतों को पढ़े। बेनेट का पॉइंट ये है कि अगर आप गहराई में उतरें तो असल में कुछ भी उबाऊ नहीं है। बिल्कुल। हर चीज के पीछे कारण और प्रभाव की एक पूरी कहानी होती है। सही है। और तीसरा विकल्प आपने कहा था पढ़ने वालों के लिए भी कुछ है। हाँ, तीसरा है गंभीर पठन, उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ना पसंद है। यहाँ गंभीर से उनका क्या मतलब है? हल्के फुल्के नॉवल नहीं? हाँ, मतलब ऐसा कुछ पढ़ना जिसमें दिमागी कसरत हो। इसलिए वो आसान हल्के फुल्के उपन्यास जो बस आपको बहा ले जाते हैं, उन्हें इन 90 मिनटों के लिए रेकमेंड नहीं करते। तो फिर क्या पढ़ें? वो कल्पनाशील कविता, इमेजिनेटिव पोएट्री को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कविता दिमाग को सबसे ज्यादा चुनौती देती है और सबसे गहरे स्तर का आनंद और समझ दे सकती है। लेकिन कविता पढ़ना शायद सबके बस की बात ना हो। हाँ, वो ये भी मानते हैं कि ज्यादातर लोग कविता से कतराते हैं, इसलिए वो विकल्प देते हैं, गंभीर इतिहास पढ़ें या दर्शन शास्त्र। ठीक है। लेकिन यहाँ भी उनकी एक शर्त है, अपने पढ़ने का दायरा सीमित रखें। मतलब पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ने मत बैठ जाइए, कोई एक खास दौर या कोई एक खास विषय चुनिए। फोकस रखना जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, जो पढ़ा है उस पर सोच विचार जरूर करें, सिर्फ पन्ने पलटते जाना काफी नहीं है। बेनेट तो यहाँ तक कहते हैं कि जितना समय पढ़ने में लगाएं, कम से कम उतना ही समय उस पर मनन करने में लगाएं। वाह, मतलब पढ़ो कम, सोचो ज्यादा। हाँ, एक तरह से बिना सोचे समझे पढ़ना दिमागी बदहजमी जैसा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्लान सा दिख रहा है, लेकिन इसे लगातार करते रहना ये मुश्किल हो सकता है। बेनेट खुद भी मानते हैं कि ये आसान नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल मानते हैं। तो इससे टिकाऊ कैसे बनाया जाए, उनकी क्या सलाह है और किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, जिसे वो बार बार दोहराते हैं, छोटी शुरुआत करें। फिर से वही बात? हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि एक शानदार फेलियर से एक छोटी सी मामूली सी सफलता कहीं बेहतर है। सही है। धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बनाएं। अगर आप पहले ही हफ्ते बहुत बड़ा लक्ष्य रखेंगे और उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो निराशा होगी और फिर आप शायद पूरी कोशिश ही छोड़ देंगे। ये तो होता है। इसलिए हफ्ते में सिर्फ 7.5 घंटे से शुरू करें और ये समझें कि इसके लिए इच्छा शक्ति लगेगी, अनुशासन लगेगा। आदतें बदलना हमेशा मुश्किल होता है,
इसमें मेहनत लगेगी। और क्या कोई खास चेतावनियां हैं? मतलब क्या चीजें गलत हो सकती हैं इस रास्ते पर? हाँ, बेनेट कुछ संभावित खतरों के बारे में भी बताते हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। जैसे कि एक, वो कहते हैं कि पाखंडी या प्रिग बनने से बचें। प्रिग मतलब अपनी इस नई जीवन शैली का ढिंढोरा ना पीटें, दूसरों को लेक्चर ना दें कि देखो मैं कितना समय का सही उपयोग कर रहा हूं और तुम लोग नहीं कर रहे। अपना ध्यान सिर्फ अपने सुधार पर रखें। अच्छा, और 2, अपने बनाए हुए कार्यक्रम के गुलाम न बने। अनुशासन जरूरी है, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें। कभी कुछ जरूरी आ गया या तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक है, कार्यक्रम को पत्थर की लकीर ना समझें। बैलेंस जरूरी है। तीसरा, हर समय जल्दबाजी में रहने से बचें। ये कोई रेस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कार्यक्रम बहुत भारी पड़ रहा है तो उसे कम कर दें। उद्देश्य शांति और विकास पाना है, न कि नया तनाव पालना। सही। चौथा, शुरुआती असफलता से निराश ना हो। मानकर चलें कि शुरू में एक आध बार चूक हो सकती है, इसीलिए धीरे धीरे शुरू करना जरूरी है ताकि शुरुआती लक्ष्य आसानी से पूरे हों और हौसला बना रहे। और कोई? हाँ, पांचवा और शायद सबसे अहम, आप जो भी विषय या गतिविधि चुन रहे हैं वो इसलिए चुनें क्योंकि उसमें आपकी वास्तविक रुचि है। अच्छा। सिर्फ इसलिए कुछ ना पढ़ें या सीखें क्योंकि वो गंभीर लगता है या दूसरों को इम्प्रेस करेगा। अगर आपको तितलियों के बारे में जानने में मजा आता है तो तितलियों का अध्ययन करें। दर्शन शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं अगर उसमें आपका मन ही नहीं लगता। सच्ची रुचि होगी तभी आप टिक पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक सदी पहले लिखी गई ये किताब, इसके विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, है ना? चौंकाने वाली बात है। हाँ, समय ही हमारी सबसे कीमती दौलत है और कमाल की बात यह है कि ये सबको बराबर मिली है और हम चाहें तो अपने इन 24 घंटों में सिर्फ जिंदा रहने से कहीं ज्यादा कर सकते हैं, एक भरपूर जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने बात की, इसके लिए अपने नजरिए में एक सचेत बदलाव लाना होगा। हाँ। अपने पूरे समय को कीमती समझना होगा, खासकर वो अतिरिक्त समय जिसे हम अक्सर यूं ही गंवा देते हैं, उसे महत्व देना होगा। और मन को साधना होगा। हाँ, मन को एकाग्रता और चिंतन से साधना होगा और फिर ज्ञान या हुनर की उस खोज में लगना होगा जो हमें सच में अंदर से खींचती है, भले ही वो छोटे छोटे नियमित कदमों से ही क्यों ना हो। तो ये किसी सख्त बोझिल टाइम टेबल या खुद को सजा देने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस इरादे के साथ जीने का, अपने समय को महत्व देने का तरीका है। समय का वो जो दैनिक चमत्कार है ना, हाँ, उसका इस्तेमाल अपनी संभावनाओं को, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए करना है। जैसा बेनेट कहते हैं, अपनी अमर आत्मा का विकास करना है। बहुत खूब कहा। और बेनेट एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं हमारे सोचने के लिए। क्या? वो कहते हैं कि अपने कार्यक्रम से आगे निकलने की इच्छा। अपने कार्यक्रम से आगे निकलना मतलब? जिम्मेदारियों से परे उनके लिए ये कार्यक्रम से आगे निकलना कैसा दिखता है, वो क्या ज्यादा है जो वो करना चाहते हैं, और कैसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार वो 1.5 घंटे का समर्पित समय उस यात्रा की एक छोटी सी शुरुआत बन सकता है।